गुड इवनिंग। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे। और वैसे थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो सिमिलर हैं, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, उन्हीं को हमें चेक करना है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्कोप क्या है। जब आप केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में भी, तो स्कोप क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आती है थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो है फीजिबिलिटी के लिए, है ना। फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस चेक करने के लिए, फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। ये आगे आपको पता चलेगा जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे कि कैसे इनको चेक करना है। कोई भी प्रोसेस होगी या नहीं होगी, फाइन। सेकंड है हमारी एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। ये हमने कार्नोट साइकिल में, कार्नोट इंजन में हमने देखा था। सो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसकी हमने बात की थी। फर्स्ट लॉ से तो पता नहीं चला था। और थर्ड हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट इक्विलिब्रियम। ये केमिस्ट्री की चीज आ गई, इंफॉर्मेशन अबाउट इक्विलिब्रियम। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। फाइन। अब कुछ टर्म्स जैसे हमने पढ़े थे, तो सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, जो वहां पे पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो बस मैं यहाँ लिखते चले जा रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। तो अगर हम कहीं इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो हमने पढ़ा था सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। तो मैं दोबारा से सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, बस एक बार लिखते चलेंगे कि ये हमने पढ़ लिया था और ये हमें आता है। कुछ आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ सिस्टम्स पढ़े थे। टाइप ऑफ सिस्टम, इसमें हमारे पास ओपन सिस्टम हमने पढ़ा था, ओपन सिस्टम। फिर क्लोज सिस्टम पढ़ा था, याद होगा आपको, ठीक है। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में हमने क्या कहा था कि मास और एनर्जी दोनों मूव कर सकती है, क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी मूव कर सकती है। और एक और पढ़ा था हमने आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें कोई भी सिस्टम या सराउंडिंग में, हाँ, मूव नहीं करता है, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होता, कह लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन टाइप के सिस्टम हमने पढ़े थे। तो ए बी सी मैंने लिख दिया यहाँ पे, इनकी बात हम पहले कर चुके हैं। फिर हमने बात की थी बाउंड्रीज की, और फिर हमने बात की थी स्टेट वेरिएबल्स की। स्टेट वेरिएबल, तो किसी भी स्टेट को हम डिफाइन करते हैं जिनसे, वो हमारे कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल्स। और जनरली हमने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड जो यूज होते हैं वो होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। तो किसी भी स्टेट को आप जिन वेरिएबल से डिफाइन कर सकते हैं उन्हें स्टेट वेरिएबल कहा जाता है। हाँ, systems और conditions of system are defined by some variables known as state variable. अब केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, वो है, लिखिएगा हेडिंग, स्टेट फंक्शंस। हाँ, जिक्र तो हमने किया था, लेकिन डिफाइन ये कहा था कि केमिस्ट्री में ही करेंगे, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। जैसा कि हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे फंक्शंस जो स्टेट पे डिपेंड करें, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, पाथ पे डिपेंड ना करें, ठीक है। तो पहली हेडिंग लिख लेते हैं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, हाँ जी, क्या होगा, ऐसे फंक्शन जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन या स्टेट पे डिपेंड करें, नॉट ऑन पाथ। ओके, सो लिखिएगा द functions which depends only on initial and final state
नॉट ऑन पाथ। ठीक है जी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मैं आपको पीवी ग्राफ से समझाऊं, क्योंकि पीवी ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है। तो सपोज हमारे पास पीवी ग्राफ आपको इस तरह से दिया हुआ है और इसमें दो स्टेट ले लेते हैं हम। एक स्टेट ये रही ए और दूसरी स्टेट हमने ले ली बी। फाइन। अब आप ए से बी पे आए, सपोज इस पाथ से आए, तो इसको हमने कह दिया पाथ 1। चलिए एक और पाथ आपको दिखा दे, ये हमारे पास हो गया पाथ 2। ठीक है, और एक पाथ और आपको दिखा दे, ये हमारे पास हो गया पाथ 3, ग्रीन कलर से थर्ड पाथ। तो थ्री डिफरेंट पाथ हमारे पास है। फाइन। अब कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन f is a state function if delta f is path independent। f path independent नहीं है, हाँ, डेल्टा f is path independent। ये समझ में आया? अगर डेल्टा f एफ बी माइनस एफ ए या एफ ए माइनस एफ बी ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सबके लिए सेम आ जाए, तो उसे आप स्टेट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, एनी फंक्शन एफ इफ इज अ स्टेट फंक्शन, ऐसे लिख लीजिए, इज अ स्टेट फंक्शन, इज अ स्टेट फंक्शन इफ डेल्टा एफ इज पाथ इंडिपेंडेंट। यस, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल है प्रेशर। देखिए ए से बी पे आइए, किसी भी रास्ते से आइए, प्रेशर तो पी रहेगा। वॉल्यूम, टेम्परेचर, ओके, ये अभी पढ़ेंगे। एस लिखिएगा एंट्रोपी, जी गिब्स फ्री एनर्जी, एच एंथैल्पी, यू अभी तक आपने केवल यू पढ़ी है इसमें से, है ना, हाँ, इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू आपको पता है, डेल्टा यू टेम्परेचर पे, टीवी और टीए पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा यू जो है वो कांस्टेंट है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यू स्टेट फंक्शन। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, नोट कीजिए। और नेक्स्ट लिखेंगे हम पाथ फंक्शन। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो पाथ डिपेंडेंट हो, है ना, तो लिख लीजिए डेफिनेशन, द फंक्शन which depends on initial and final position and also on path। तो पाथ डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे दो आपने पढ़े हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है। अब आपने देखा था आइसोबारिक में अलग था और आइसोकोरिक में अलग था, है ना। यस, तो वर्क हो गया आपका। और हीट, क्यों? आपकी प्रोसेस क्या है इस पे डिपेंड कर रहा था ना, सी एंड सी डेल्टा टी। तो यस, क्यू एंड डब्ल्यू। ठीक है, ये आपके पाथ फंक्शन हो गए। अच्छा, एक मैथमेटिकल चीज है, कई बार आ जाती है, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी, बट कैसे चेक करेंगे कि कोई स्टेट, मैथमेटिकल वे क्या है? तो लिख लीजिएगा, कंडीशन फॉर अ स्टेट फंक्शन। हाँ, कैसे आप चेक करेंगे कि कोई स्टेट फंक्शन है कि नहीं है? इसको मैथमेटिकल कंडीशन चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्कूल में तो नहीं आएगी। बाकी वैसे तो रट के भी काम चल जाता है, लेकिन कोई नई आपको मिल गई क्वांटिटी, नहीं समझ में आ रहा, तो कैसे चेक करेंगे? तो मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई इज अ स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन होगा, कब होगा? इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं हम, कंडीशन लिख रहे हैं। इफ पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने आपको पढ़ाया था, डेल बाय डेल एक्स, डेल एफ वाई बाय डेल वाई, ऐसे लिखेंगे। यहां एक्स कांस्टेंट, यहां पे वाई कांस्टेंट, ये मैंने आपको बताया था, है ना।
एक को वेरिएबल लेते हैं, एक को कांस्टेंट लेते हैं। डेल वाई डेल एफ बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई एट कांस्टेंट एक्स। ठीक है, ये आपका यूलर्स फॉर्मूला कहलाता है, ऑयलर भी कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग ढंग से प्रोनाउंस किया जाता है। स्पेलिंग जो है वो EULER है। हाँ, अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, तो स्पेलिंग याद रख लीजिए। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको अगर याद हो, हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन पढ़ी थी ना गैस लॉज में, तो एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए शो दैट, इस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है आपको स्कूल वगैरह में, बट चांसेस बहुत कम है, अगर पढ़ाया नहीं होगा तो आएगा नहीं। शो दैट प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन फॉर वॉन डेर वाल इक्वेशन। ठीक है, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन याद होगी आपको, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। याद आया, आइडियल गैस और रियल गैस हमने पढ़ा था। अब देखिए इसको करना कैसे। सबसे पहले आपको किसको चेक करना है, P को। तो हम क्या करेंगे, हम P को एज अ फंक्शन ऑफ, चलिए पूरे दिखा देते हैं आपको, V एंड T लिख लेंगे। तो PAN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इज इक्वल टू nRT बाय V माइनस NB, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करें, P लिख लीजिएगा, P को हम लिख लेंगे nRT बाय V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। तो यहां पे आप देख रहे हैं आपका प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ V एंड T हो गया। क्लियर है? तो फंक्शन x, y था, यहां पे v, t हो गया। तो अब चेक क्या करना है, अगर ये स्टेट फंक्शन है, तो अगर मैं इसे कहूं डेल बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल वी, यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर और यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर ये इक्वल हो जाए डेल बाय डेल वी डेल पी बाय डेल टी, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इधर कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, एक बार एक वेरिएबल के टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकेंड टाइम जब उसको डिफरेंशिएट करना है तो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक, अब देखिए मैं शुरू कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं निकाल रहा हूं डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर कितना है, ऊपर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहां पे जब आप लिखेंगे, डायरेक्टली कर दूं, ये आप लिखेंगे NR बाय V माइनस NB होल स्क्वायर NRT कॉमन हो जाएगा ना, NRT कॉमन हो जाएगा, ओके, विद अ माइनस साइन, ये आएगा देखिए, प्लस इसको अगर करेंगे तो 2AN स्क्वायर बाय V क्यूब, क्या ये आ रहा है? एक्चुअल में आपको dp बाय dv कर लेना, टी को कांस्टेंट मान लीजिए, टी को कांस्टेंट मान के, टी को कांस्टेंट मानना है आपने, और जो भी आपको प्रेशर दिया हुआ है इसको आपको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है, चलिए ये अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ ही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, डेल बाय डेल टी ऑफ, देखिएगा क्या आएगा, माइनस NRT V माइनस NB होल स्क्वायर प्लस 2AN स्क्वायर बाय V क्यूब। ये V को कांस्टेंट लेके इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू T। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सेकंड टर्म आपको दिख रहा है ना, इसमें तो टेम्परेचर है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा,
-nr बाय v माइनस एन बी होल स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया, और डेल टी बाय डेल टी आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जो डिफरेंशिएट करके आया वो आपका आया -nr बाय v माइनस एन बी होल स्क्वायर। बस इतना टर्म आएगा, पूरे को 2 बार डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, एक बार वॉल्यूम एक बार टेम्परेचर। ओके, अब जरा देखें राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होगा। पहले हम कर रहे हैं डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे। जैसे ही वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट माना तो सेकंड वाला जो टर्म है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा, और यहां पे आपका आएगा एन आर बाई वी माइनस एन बी। ये डिफरेंशिएशन सबको आता है, चेक कर सकते हैं आप। ये कांस्टेंट टर्म बाहर आया, टी डेल टी बाई डेल टी कर दिया। ओके, अब डिफरेंशिएट करेंगे डेल बाय डेल वी एन आर बाय वी माइनस एन बी, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो है ही नहीं, इसलिए चिंता की बात ही नहीं है। ओके, तो 1 बाय वी को डिफरेंशिएट करके क्या आ जाता था, v माइनस एन बी होल स्क्वायर, यहां पे आपका आ जाएगा एन आर विद अ माइनस। चेक करो जरा, ये आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, और ये दोनों टर्म आपने देखा, ये दोनों टर्म क्या हो गए, सेम हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जैसे ही आपको ये मिला आपने कहा ये हमारा क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। नोट कीजिए बेटा, केमिस्ट्री में ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको आपने 2 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। एक को आप कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरे को आप कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक इंटेंसिव है, दूसरी एक्सटेंसिव है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, जरा सी इसको समझते हैं। बहुत आसान सी चीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब आप कम ज्यादा कुछ कर रहे हैं तो इन पे फर्क नहीं पड़ता, ये वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास। बस इतना सा है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो ध्यान रखिएगा एडिटिव इन नेचर होती है, आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो एडिटिव इन नेचर है ना। आप कह सकते हैं कैन बी एडेड टुगेदर, कैसे होगा वो अभी आगे समझेंगे। कैन बी एडेड टुगेदर। अब जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक गैस ली टी टेम्परेचर पे, दूसरी गैस भी ली टी टेम्परेचर पे, दोनों को ऐड किया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टूटी थोड़ी हो जाएगा, टी रहेगा ना। हाँ, और वहीं पे आपने कहा मैंने वॉल्यूम लिया 1 लीटर, दूसरी गैस ली 1 लीटर, दोनों को मिला दिया तो 2 लीटर हो गया। समझ में आया। तो ये मास डिपेंडेंट हो गए, या तो ये एडिटिव हो गए। तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव है। अब पता कैसे चलेगा कि कोई, ये तो सिंपल वाले थे लेकिन कई बार चीजें समझ में नहीं आती, तो जरा देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक कंटेनर है, ठीक, इसमें कोई भी गैस, जनरल गैस है, इसके लिए आएगा। तो जो भी चीज रखी हुई है, अगर आप इसे हाफ करते हैं, हाँ, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे दिखा दीजिए आप। हाँ जी, इसको हमने यहां पर हाफ कर दीजिए उसको। ठीक है, हाँ, मतलब एज्यूम कर लीजिए कि आपने हाफ कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर इस कंटेनर के डिवीजन करने पे प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है तो वो इंटेंसिव है, और अगर चेंज हो जाता है तो वो एक्सटेंसिव है। ठीक, लिख लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए। ऑन डिवीजन ऑफ कंटेनर, ऑन डिवीजन ऑफ कंटेनर, ये आपको बस दिमाग में ही सोचना है कि हमने आधा कर दिया। इफ प्रॉपर्टी चेंजेस
या प्रॉपर्टी, ओके पहले वो लिख लेते हैं, इफ प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम, इफ प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम then it is intensive, otherwise extensive। ठीक है, हाँ, अब एक चार्ट बना लेते हैं, सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इंटेंसिव और यहां पे हम लिख रहे हैं एक्सटेंसिव। तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपसे कह रहा हूं, चलिए वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेक कीजिए। हाँ, एक कंटेनर था, मान लीजिए वॉल्यूम V था, आपने आधा कर दिया तो भाई ये V/2 और V/2 हो गया ना, तो वॉल्यूम हाफ हो गया। तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। तो वॉल्यूम को हम लिख देंगे यहां पर, ठीक है। हाँ, यहीं पे आप मास भी कह सकते हैं, वॉल्यूम या मास जो है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? अच्छा, अब जरा बात करते हैं, केमिस्ट्री के टर्म्स में आते हैं। मोलैरिटी चेक कीजिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा अगर मैंने इसको, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूट था, वो सब आपको पता है, ठीक है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इस तरह से कुछ था, ठीक है। हाँ जी, ये सॉल्यूट थे आपके, सॉल्वेंट थे, तो सॉल्यूशन बना हुआ था, इसको आपने आधा कर दिया। हाँ, हाफ कर दिया ना? नहीं नहीं, वॉल्यूम हाफ नहीं किया आपने, पूरे कंटेनर के 2 पार्ट कर दिए। तो मोलैरिटी जितनी एक पार्ट में होगी उतनी दूसरे पार्ट में होगी, ठीक है। यस, तो मोलैरिटी कैसी हो गई? इंटेंसिव। मोलैरिटी इंटेंसिव हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप बात करेंगे, चलिए डेंसिटी देखिए, कोई गैस है, तो आपने 2 पार्ट किए तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना उसकी, बिल्कुल। तो डेंसिटी भी आपकी इंटेंसिव हो गई। ये बात समझ में आई? ओके, नॉर्मेलिटी चेक कीजिए। यस, बिल्कुल सही, नॉर्मेलिटी आपकी इंटेंसिव हो गई। अब मैं लिखा देता हूं आपको, ठीक है, मोलैरिटी, डेंसिटी, नॉर्मेलिटी। एक और देखिएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना, आधा कर दो। यस, इसमें टेम्परेचर पे आप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कह सकते हैं। ये सब आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल ले लो, 10 मोल ले लो, इसमें कोई चेंज नहीं आना है, तो मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, बिल्कुल। अच्छा, और फिजिक्स की कुछ चीजें ले लें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसे आप कहते हो, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, और एक और लिख लीजिएगा, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। तो ये आपकी इंटेंसिव होगी, ठीक है। और एक्सटेंसिव में और लिखें, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, यू जिसे आप कहते थे, ये क्या हो गया भाई? मोल्स पे डिपेंड करती है ना, उसका फॉर्मूला होता है एनआरटी, तो मास पे डिपेंडेंट होगी। ओके, एंथैल्पी, ये आगे पढ़ेंगे, बस नोट कर लीजिए अभी। एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी को एच से डिनोट करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको आप जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और लिख लीजिएगा एंट्रोपी, एंट्रोपी एस, तो यू एच जी एस, ये सारी की सारी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, और देखिए फिजिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, हाँ, लेंथ बढ़ा देंगे या एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है ना। हीट कैपेसिटी,
इन दोनों में समझिएगा, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी दोनों में फर्क था। तो जितनी बड़ी बॉडी थी उतनी ज्यादा हीट चाहिए थी, मास डिपेंडेंट हो गई। क्लियर है? ओके, इन्हें नोट कर लीजिए, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। बट मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है कि कैसे उसको चेक करना है। तो कोई अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल भी गई तो आप बिल्कुल उसको चेक कर सकते हैं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बाद, अच्छा कुछ चीजें हमने फिजिक्स में पढ़ी हुई थी, जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए। एक हमने टर्म पढ़ा था स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हमने स्मॉल एस से डिफाइन किया था और इसे हमने कहा था Q/m डेल्टा टी। याद है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने टेम्परेचर चेंज करना है तो उसे आपने कहा था स्पेसिफिक हीट। एक टर्म और हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमारा कैपिटल एस, या कई बार इसे केमिस्ट्री में सी से लिखा जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये आपका था m इंटू स्मॉल एस और ये आपका Q/डेल्टा टी ये था। यूनिट से भी आप पता लगा सकते हैं, बिल्कुल यूनिट से आपको पता चल जाता है कि वो स्पेसिफिक हीट है या हीट कैपेसिटी, क्या चीज दी गई है। और एक और टर्म जो यहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा वो है मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि हम गैसेस की बात करेंगे। तो मोलर हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, और मोलर हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसे हमने क्या कहा था? सीपी, इसे हमने कहा था सीवी। और ये भी हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए सी जो है वो डिफरेंट होती है। फाइन। अब एक चीज और नोट कीजिएगा, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। जब भी आप बात करें लिक्विड एंड सॉलिड की तो सीपी और सीवी दोनों इक्वल होते हैं। बट जब आप बात करते हैं आइडियल गैस की, फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ के आए हुए हैं, तो केमिस्ट्री में भी यही चलेगा। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था Cp/Cv इज इक्वल टू गामा। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे और यहीं से Cv की वैल्यू भी हमने निकाली थी R/γ-1। यहां पर गामा का ध्यान रखिएगा, ये गामा Cp और Cv का रेशियो है। तो ये सब चीजें कमांड आपका अच्छे से है इस पे, तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में फिर से इस पे कुछ नहीं जा रहा हूं, सीधे मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ा था और बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो वहां पे भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, बस मैं आपको सीधे सीधे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं। U इज इक्वल टू F/2 nRT। और एक चीज हमने आपको बताई थी कि जनरली हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं और ये हमारी हो जाती है F/2 nR डेल्टा टी, या इसी को हमने लिखा था NCV डेल्टा टी। डेल्टा यू ये हम पढ़ते आए थे, है ना? एन मोल गैस के लिए डेल्टा यू हमारा ये आ जाएगा। आइडियल गैस की हमने बात की। फाइन, चलिए। और जनरली जब हमने आपसे कहा था कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो आपको वाइब्रेशन वाली कैलकुलेट नहीं करनी थी जब तक आपको स्पेसिफाई ना किया जाए। एफ आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी वो आपकी ट्रांसलेशन और रोटेशन की थी। और अगर आइडियल गैस खाली कहा जाए, उसका नाम मेंशन ना किया जाए या नहीं बताया जाए कि मोनो एटॉमिक डायटोमिक क्या है, तो उसे मोनो एटॉमिक ही लेना है। फाइन।
अब जैसे लॉज हमने वहां पे पढ़े थे, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें माइनर सा चेंज है। अच्छा, एक लॉ हमने वहां पे आपको नहीं कराया था, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लॉ में कुछ है नहीं, बट आप बुक में पढ़ेंगे फिर आपको लगेगा कि मैंने पढ़ाया नहीं। तो जीरोथ लॉ है ना, फर्स्ट लॉ लिखिएगा, जीरोथ लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है ए और दूसरा सिस्टम है बी, और ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम, ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम। और फिर ये कहता है कि बी एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा है, ठीक है, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये कहता है कि ए एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम। कुछ बात समझ में आई? तो ए अगर बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कहानी इन्होंने कही है, ठीक है। अब इसमें क्या समझाया जाए और क्या ना समझाया जाए, कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल। तो आप इसे बस नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये ना लगे कि मैंने पढ़ाया नहीं। भाई, अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें थोड़ा चेंज है वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट केमिस्ट्री में क्योंकि आपके साइन कन्वेंशंस डिफरेंट रहते हैं, तो देखिए यहां पे क्या कहा जाता है। यहां पे कहा जाता है कि आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं बाय सप्लाइंग हीट और बाय डूइंग वर्क। फिर से लिख रहा हूं, चलिए पहले सीधे फॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपका केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहां क्या था? वहां बात हुई थी हीट के टर्म्स में, रेफरेंस हीट था। आपने हीट दी, या तो वो डेल्टा यू को चेंज करेगा या डब्ल्यू को चेंज करेगा। यहां पे आप कहते हैं, आप इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। आप कहते हैं इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड बाय आइदर सप्लाइंग हीट और बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो फिर से दो टर्म आ गए, हीट और वर्क। हीट आपका Q है और वर्क आपका W। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस चेंज है तो साइन कन्वेंशन में। हीट आपको पता है, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यस। और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप वर्क कह सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप वर्क को हीट में कन्वर्ट करना चाहें, तो आप चाहें तो 100% वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहें, तो ये हमेशा लेस देन 100% होगा। ये हम पढ़ चुके, हीट इंजन वगैरह हमने पढ़ा था, है ना। तो हीट को आप कंप्लीटली वर्क में विदाउट Q2, विदाउट सेंडिंग हीट टू सिंक नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो वही बात है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क 100%, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। फाइन। अब बात कर रहा हूं मैं साइन कन्वेंशन की केमिस्ट्री में। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस। तो जब आप Q की बात करते हैं, तो सिस्टम एब्जॉर्ब्ड हीट, ये एज इट इज है बेटा, सिस्टम एब्जॉर्ब्ड हीट, इसको आप पॉजिटिव ही लेंगे। वहां पे भी पॉजिटिव लिया था, ठीक है। सिस्टम रिलीज्ड हीट, इसको आप नेगेटिव लेंगे। और आप चाहें तो यहां पे लिख लीजिए सेम एज फिजिक्स। यहां पे कोई चेंज नहीं, फाइन।
चेंज किस में है? W में, वर्क डन में। यहां पर है बेटा आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये आप पॉजिटिव लेते हैं। वहां पे क्या था? वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया था, क्योंकि वहां पे हम मानते थे कि आइडियल गैस पिस्टन को मूव करा रही है। यहां पे हम मानते हैं कि हमारा जो सराउंडिंग है वो पिस्टन को पुश कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय पी एक्सटर्नल होता है, आगे बात करेंगे उसकी डिटेल में, बस अभी ये लिखिए। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये है आपका डिफरेंट फिजिक्स। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि भाई ये इस वजह से ऐसा हो रहा होता है, बस साइन कन्वेंशन। बाकी एरिया वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले भी वही आएंगे, बस एक साइन जो है वो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस होगा। ठीक है, बिल्कुल। और जैसे हमने कहा था, जब आप बात करते हैं मैकेनिकल वर्क की, मैकेनिकल वर्क या डब्ल्यू जिसे आप कहते हैं, तो यहां पर ये ओके, मैं इसे ऐसे लिख दूं पहले, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। ये पढ़ा था हमने पी डीवी पढ़ा था, याद है? यहां पे माइनस पी डीवी, बिकॉज ये आपका पी जो है वो पी एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर वर्क कर रहा है। तो डब्ल्यू को जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी। बस इतना ध्यान रखिएगा, माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी। तो ये आपका वर्क डन आया। अच्छा, अब जरा देखना, मैं आपको कुछ चीजें बड़ी सिंपल सी दिखा रहा हूं। हमने क्या कहा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमने कहा केमिस्ट्री में। मैं केमिस्ट्री से शुरू कर रहा हूं, ठीक है? अब जरा देखिएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस इंटीग्रेशन पी डीवी, ऐसे ही तो कहा है ना? ठीक है, तो या इसको ऐसे लिख दूं मैं, ये देखो ऐसे लिख दिया। ठीक, अच्छा अब इसको जरा इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डीवी। और ये हमने किसमें कहा है? फिजिक्स में। तो फर्क कहां है? अरे दोनों तो सेम है। हाँ, हमने एक जो फॉर्मूला लिखा उसमें चेंज कर दिया माइनस का, क्योंकि हमने वर्क के साइन को नेगेटिव कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस माइनस डब्ल्यू। ये आपका केमिस्ट्री हो गया, है ना? तो आपने कहा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। चेक करो, मतलब Q इधर जाके प्लस हो जाएगा ना? हाँ, ये आ जाएगा। हाँ जी, कुछ बात समझ में आई? तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस साइन कन्वेंशन का है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को चेंज कर दिया गया। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और है, रिवर्सिबल। हमने वहां पे क्या लिया था? सारी की सारी जो प्रोसेसेस थी वो हमने रिवर्सिबल ली थी फिजिक्स में। केमिस्ट्री में एक डिफरेंस और आएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो जो है वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है, इनकी बातें आगे आएंगी, बट अभी आप इसको नोट कीजिए कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो केमिस्ट्री में किस तरह से चेंज हो जाता है। और नोट हो जाए तो मुझे भी बता दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा जो इक्विलिब्रियम है आपके, पहला आप लिखिएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। कभी भी आपसे कहा जाए थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हो गया? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, इसे आप ये भी कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर।
सेकंड आपसे कहा जा सकता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये सारे टर्म क्वेश्चंस वगैरह में यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब होता है P1 इज इक्वल टू P2, प्रेशर इक्वल है दोनों सिस्टम के, तब वो इक्विलिब्रियम पे कहलाएगा। कौन सा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ प्रेशर, इक्वालिटी ऑफ प्रेशर। और नेक्स्ट जो है वो आपका मटेरियल इक्विलिब्रियम। थर्ड जो इक्विलिब्रियम आएगा वो आपका आएगा मटेरियल इक्विलिब्रियम। और मटेरियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, हाँ, मोल्स इक्वल हो जाना, N1 इज इक्वल टू N2। क्लियर? हाँ बिल्कुल, आप ब्रैकेट में लिखिए इक्वालिटी ऑफ मोल्स। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम आपको पता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और मटेरियल इक्विलिब्रियम। फाइन। और अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, इफ ऑल द अबव थ्री इक्विलिब्रियम आर प्रेजेंट देन सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ लिख लीजिए ऑल अबव थ्री इक्विलिब्रियम आर प्रेजेंट, तीनों होने चाहिए तभी आप कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। द सिस्टम will be in thermodynamic equilibrium। ठीक है जी, तो तीनों के तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और मटेरियल इक्विलिब्रियम, तभी आप कहेंगे दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये बात हम कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस नाम लिखाऊंगा आपको। फिजिक्स में हमने बहुत इनको पढ़ा है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पहली प्रोसेस अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी आइसोबारिक, और हमने आपसे कहा था dp इज इक्वल टू 0। प्लीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा पी नहीं, dp इज इक्वल टू 0। डेल्टा p बाद में आएगा, dp इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट डेल्टा p इज इक्वल टू 0, बट डेल्टा p इज इक्वल टू 0 डजंट इंप्लाई dp इज इक्वल टू 0। ये हो सकता है इनिशियल और फाइनल प्रेशर बराबर हो, बीच में चेंजेस हो रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए प्रेशर में, कंटिन्यूअसली सेम प्रेशर रहना चाहिए, ओके, थ्रू आउट द प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका आइसोकोरिक, आइसोकोरिक dV इज इक्वल टू 0। थर्ड हमने पढ़ी थी आइसोथर्मल, ये स्टैंडर्ड प्रोसेसेस की मैं बात कर रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमने पढ़ी थी उसमें dt इज इक्वल टू 0। और लास्ट प्रोसेस जो स्टैंडर्ड थी वो हमने पढ़ी थी एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था dq इज इक्वल टू 0। ये सभी को याद होगा। फाइन, तो हीट हमने पढ़ लिया, वर्क में क्या चेंजेस आए ये हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा एक और चेंज जो केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको मिलेगा, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं, चेंज इसमें नहीं है। चेंज है कि फिजिक्स में आपके पास केवल आइडियल गैस होती थी, फॉर्मूला तो वही लगेगा, आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, यहां पर रियल गैस दिया जाता है। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए, इन केमिस्ट्री फॉर ऑल गैसेस, फॉर ऑल गैसेस, इसमें रियल भी आ गई और आइडियल भी आ गई। फिजिक्स में आपको केवल और केवल आइडियल गैस लेनी, ठीक है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T माइनस AN स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1। यहां V2 और V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम,
ठीक है, ये हर गैस के लिए वैलिड है, ये हर गैस के लिए वैलिड है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मान लीजिए मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम रियल गैस क्या होगी, रियल गैस के लिए डेल्टा यू V2 इज इक्वल टू V1 हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V2 इज इक्वल टू V1 हो गया, तो ये सेकंड टर्म है वो जीरो हो गया, ये आपका आ गया NCV डेल्टा T। ये समझ में आया? तो कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा यू हमेशा क्या आएगा, NCV डेल्टा T, चाहे रियल गैस हो चाहे आइडियल गैस। अच्छा, अब जरा देखें फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। भाई यही तो पड़ा था, आइडियल गैस में ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा यू आपका क्या आएगा, NCV डेल्टा T। कोई भी प्रोसेस हो, यहां मैंने नहीं कहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आया, ठीक है। तो यही हमने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था, फॉर ऑल प्रोसेसेस, फॉर ऑल प्रोसेसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हो सकता है क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाएं, सीधे सीधे स्ट्रेट, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज हो जाती है जब आप रियल गैस को भी इंक्लूड करते हैं। फिजिक्स में आपको रटा हुआ होता है NCV डेल्टा T, क्योंकि वहां आप केवल आइडियल गैस ले रहे होते हैं। केमिस्ट्री में आपको रियल गैस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बेटा एक टर्म है केमिस्ट्री में एंथैल्पी, और चाहे तो आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलना ही मिलना है इससे, ठीक है। हाँ, तो जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मैथमेटिकली क्या है, बाद में समझेंगे इसको, डिटेल में हमने पढ़ना है इसको। सो मैथमेटिकली अगर आप कहें तो भाई ये जो एंथैल्पी है ये सिंपली U प्लस PV होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, या इसे प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी भी कहा जाता है। तो H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो जनरली जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो आप चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक। तो एज वी कैन नॉट कैलकुलेट absolute value of U, ठीक है। So we cannot calculate absolute value of H। भाई अगर U को ही आप absolute value कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो H की कैसे करेंगे? So we cannot calculate absolute value of H, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, देखिएगा डेल्टा H, और ये एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये बहुत आसान चीज है, नहीं तो फॉर्मूले अगर रटने गए तो परेशान हो जाओगे। डेल्टा PV ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, और कैलकुलस आपको आती है तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। P और V दोनों वेरिएबल है, यहां पर अभी हम मान रहे हैं P और V वेरिएबल है, ठीक। अब देखिए मैं इसमें अब कंडीशंस लगाऊंगा, ये तो जनरल मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन लिखेगा इफ V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जो जो चीजें हैं वो सब आती चलेंगी। मान लीजिए V कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट है तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी आएगी, भाई डेल्टा U तो ऐसे ही रहेगा, प्लस V कांस्टेंट है तो V बाहर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा P2 माइनस P1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। आपको याद ये रखना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, और आपसे अगर कहा जाए V कांस्टेंट है तो V को उठा के बाहर खींच लो, V डेल्टा P हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड देखें। सेकंड हमने आपसे कहा इफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट, भाई प्रेशर भी तो कांस्टेंट हो सकता है,
तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? अब बेटा डेल्टा एच की वैल्यू आएगी डेल्टा यू प्लस पी कांस्टेंट, तो पी बाहर आ जाएगा, पी वी टू माइनस वी वन, पी डेल्टा वी जिसे आप कहते हैं। ओके, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में से कोई भी कांस्टेंट ना हो। तो थर्ड केस जो है, इफ पी नॉट कांस्टेंट वी नॉट कांस्टेंट, दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल, अब क्या होगा? ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 2 होता है ये फाइनल होता है और 1 जो होता है वो इनिशियल होता है। तो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल भी आप लिख सकते हैं, या बुक में लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, P1 इनिशियल है, 1 जो है वो इनिशियल लिया गया, 2 जो है वो फाइनल लिया गया। ओके, अब जरा देखें, एक और कॉन्सेप्ट आ सकता है, इफ P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये स्पेशल कंडीशन होगी। हाँ, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आपका हो गया, तो इस केस में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू आ गया बेटा, चेक करो जरा। हाँ, डेल्टा पीवी तो 0 हो गया ना, पीवी कांस्टेंट है तो पीवी में कोई चेंज आया ही नहीं। बहुत बढ़िया, डेल्टा पीवी समझ में आ रहा है, पी इंटू वी में क्या चेंज आ रहा है? तो जब आप पी और वी दोनों वेरिएबल मान रहे हैं तो पहले प्रेशर क्या था? पी इनिशियल, वॉल्यूम क्या था? वी इनिशियल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? पी वन वी वन, या पी इनिशियल वी इनिशियल, और फाइनली क्या हो जाएगा? पी फाइनल वी फाइनल, चेंज लिख दो। बहुत बढ़िया। अब देखिए फिफ्थ में आएगा, इफ टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें आपके 2 केस बनेंगे। पहला केस आएगा फॉर आइडियल गैस, हाँ जी, फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। ये क्यों हुआ? अरे जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा यू 0 हो गया है ना। बहुत बढ़िया, चलिए। अच्छा, फॉर रियल गैस, अब जरा समझना, रियल गैस, रियल गैस के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, यहां पे ये लगाना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक मैं आपको ये वाली कंडीशन दिखा रहा हूं, देखिए ये सेकंड वाली जो कंडीशन है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, इफ P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये रटना है, एंड Cp ऑल्सो कॉन्स्टेंट। देखिए C कई बार आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट दे दिया जाता है, बट जनरली C जो है वो, हाँ, जब भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो मेंशन करेगा। तो यहां पर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें हम लगा देते हैं, तो डेल्टा H की जगह में क्या लिख सकता हूं? Q P प्लस W, ये केमिस्ट्री वाला लिख रहा हूं मैं, Q प्लस W, डेल्टा U इज Q प्लस W, ठीक है? QP का मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस P डेल्टा V। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या होगा? अच्छा, QP लिख देते हैं पहले, NCP डेल्टा T माइनस P डेल्टा V। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि केमिस्ट्री में साइन नेगेटिव हो जाएगा, प्लस P डेल्टा V। ये मेरा डेल्टा H आ गया और ये मेरे कैंसिल हो गए, तो यहां से अब याद रखिएगा डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। ऑल्दो ये हमने किसके लिए निकाला?
प्रेशर कांस्टेंट पे, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा? फॉर रियल गैस, फॉर आइडियल गैस, ठीक है। हाँ, इवन सॉलिड एंड लिक्विड के लिए भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी जब पी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब पी कांस्टेंट है, लेकिन लगेगा किसके लिए? रियल गैस, आइडियल गैस, सब के लिए। तो आप चाहें तो फॉर ऑल लिख दीजिएगा। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा एच की वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी, यानी क्यू ही तो हो गया वो। फाइन, चलिए अब जरा बात करते हैं आइडियल गैस की। ठीक, देखिएगा देखिएगा क्या आएगा। 6 जो है, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, फॉर आइडियल गैस। अच्छा, शुरुआत वहीं से कर रहा हूं। डेल्टा एच को हमने लिखा था डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ये लिखा था। ओके, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में इसको लिख रहा हूं। पीवी को मैं लिख सकता हूं एनआरटी, लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस की बात हो रही है, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहां पे मैंने लिख दिया। तो पीवी को मैंने रिप्लेस कर दिया एनआरटी से। अब एक चीज का ध्यान, यहां पे चाहो तो स्टार के साथ लिख लो। देखिए होता गया, आप आंख बंद करके या ज्यूम कर लेते हो कि आपका एन कांस्टेंट है। केमिस्ट्री में जब भी आप, ये इसकी प्रैक्टिस खूब कराऊंगा मैं आपको, चिंता मत कीजिए। बट जब भी आपकी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होती है तो आपको ये देखना होता है कि गैस के मॉलिक्यूल चेंज हो रहे नहीं हो रहे। डेल्टा एन जी, अगर आपको याद हो इक्विलिब्रियम में हमने ये सब किया था, याद है ना। तो वैलिड, इसको ऐसे लिखो, ओनली व्हेन, वैलिड ओनली व्हेन n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर n कांस्टेंट है तो क्या होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर में बाहर ले लूं, डेल्टा टी यहां लिख दूं। सोचो सोचो, लिख सकता हूं ना भाई। एन कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा में से निकल के बाहर आ जाएगा, बचा डेल्टा टी। वेरी गुड। तो अब कोई भी गैस अगर आपको पता है, ठीक है, हाँ, तो यहां पे लिख लो, लिख लो, फॉर अ पर्टिकुलर गैस, फॉर अ पर्टिकुलर गैस विद नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब समझ में आया? मोल्स चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। सीवी आपका फिक्स हो जाएगा, सीवी आपका फिक्स होगा। तो यहां से जब आप डेल्टा एच निकालेंगे तो ये आपका जाएगा एन सीवी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, या इसको आप सीपी प्लस सीवी प्लस आर क्या था? सीपी। तो यहां से आप लिख सकते हैं एन सीवी प्लस आर डेल्टा टी, या इसी को आप आगे लिख देंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए आ गया फॉर ऑल प्रोसेसेस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल प्रोसेसेस डेल्टा एच क्या है? एनसीपी डेल्टा टी। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। रियल गैस में मत लगा देना, बिल्कुल, ठीक है जी। ओके, तो ये हमने बात की जब हमारी रिएक्शन नहीं हो रही है, मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप में से किसी का क्वेश्चन हो सकता है जब मोल चेंज हो रहे होंगे तब कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वही लिख लीजिएगा, 7th है क्या? हाँ, लिखिएगा, फॉर केमिकल रिएक्शंस, फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। पहले हमने बात की कि रिएक्शन नहीं हो रही है तब क्या होगा। अब बेटा यहां पर एक हमारा assumption है कि टी हमारा कांस्टेंट हमने मान लिया। जब भी कोई रिएक्शन होगी तो टी कांस्टेंट ले लिया हमने। तो फिर से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लिखा हमने। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू को एज इट इज रहने दिया, यहां पे हमने लिख दिया डेल्टा एन आर टी। अब देखिए जरा, आर कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी आपने कांस्टेंट मान लिया, तो क्या होगा?
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, इसको मैंने लिख दिया एन गैस वाला ना, डेल्टा एन जी आर टी, आर और टी कॉन्स्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये रिएक्शंस जब आपको दी होंगी उसके लिए है। यहां पर डेल्टा एन जी इज चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, बिल्कुल। तो हाँ, वो लिखा था ना हमने, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यस, तो डेल्टा एन जी इज, लिख लो, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे किया था ना, अभी एक एग्जांपल भी ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं आपसे कहूं भाई मेरी, चलिए H2 गैस प्लस I2 सॉलिड, दिस गिव्स यू 2HI गैस, ये बन रही, ये रिएक्शन दी हुई है आपको। डेल्टा एनजी बता दीजिए, डेल्टा एनजी। तो प्रोडक्ट में आपके पास 2 हैं और रिएक्टेंट में आपके पास गैस 1 है बेटा। मोल्स जरूर 2 हैं लेकिन वो सॉलिड है, सॉलिड को तो नहीं लेना, सॉलिड लिक्विड नहीं लेना, केवल गैस को लेना है। तो 2 - 1 आपका हो जाएगा 1। ये बात समझ में आई? ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो जितने लिख लें उतना अच्छा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख रहे हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसी में चेंज हो जाएगा। H2 गैस प्लस I2 अगर गैस में आपसे करता हूं तो यहां पे 2HI गैस, ये भी तो हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन में आपको कैसे दिया हुआ, रिएक्शन कैसे दी हुई है। अगर I2 को गैसेस फेज में रखा हुआ है तो डेल्टा एनजी क्या आ गया, यहाँ पे डेल्टा एनजी आपका 0 आ गया। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, जैसे डिकम्पोजिशन वाली लेते हैं, NH4HS, ये सॉलिड है और इसने आपको दिया NH3 गैस प्लस H2S गैस। ये बात समझ में आई? जल्दी से बता दो डेल्टा एनजी कितना। हाँ, यहाँ पे 1 और 1, 2 तो आपके प्रोडक्ट में है मोल्स। ठीक है, हाँ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही लेने, और 1 मत ले लेना, यहाँ सॉलिड है, सॉलिड है तो 0 हो जाएगा, डेल्टा Ng2। तो बेटा गैसियस प्रोडक्ट्स को ही लेना है और गैसियस रिएक्टेंट्स को ही लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं वंडर वॉल गैस के लिए। लास्ट में आपका आ जाएगा फॉर वंडर वॉल गैस। ठीक है, अब इसमें भी 2 केसेस हम देखेंगे। पहला केस, अगर हमारे पास P कांस्टेंट है, तो ये हमने पहले भी देखा था, अगर हमारे पास P कांस्टेंट है तो डेल्टा H हमारा कितना आ गया था, NCP डेल्टा T। फाइन। हाँ, सेकंड केस, अगर P कांस्टेंट नहीं तब क्या होगा, इफ P नॉट कांस्टेंट। हाँ जी, अगर P कांस्टेंट ना हो तो वंडरवॉल गैस के लिए कैसे लिखेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV आपका होता है। चलिए, तो अब क्योंकि आपके पास प्रेशर वॉल्यूम कुछ आपको कांस्टेंट नहीं दिया गया है, तो आप डेल्टा H को लिखेंगे। देखिए डेल्टा U अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, डेल्टा U क्या बताई थी रियल गैस के लिए, NCV T2 माइनस T1, NCV डेल्टा T माइनस AN स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1। ये तो टर्म जो आया ये डेल्टा U के लिए आ गया बेटा।
हाँ, इसमें पूरी जो आपकी थर्मोकेमिस्ट्री चलती है, इसमें चलता ही यही है बेटा, पीछे वाली चीज आगे यूज होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि वही चीज, हाँ, अगर आपको यू ही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एच समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एच में यू का यूज हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब डेल्टा पीवी तो अभी हमने निकाला था, प्लस P2V2 माइनस P1V1, याद आया? ये कब कहा था? जब P और V दोनों ही कांस्टेंट ना हो। देखिए शुरू में लिखाया हुआ आपको, तो ये आपका डेल्टा H आ गया। अब डेल्टा H मैंने आपको आइडियल गैस, रियल गैस, अलग अलग कंडीशंस, ठीक है, इनके लिए कर दिया। इसको बाद में फिर और भी डिस्कस करना है, बट अभी इतने को नोट कीजिए। और फिर एक चीज और यहीं पे मैं आपको करा दूं, और वो है बेटा यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट में कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ डेल्टा, जब भी आप बुक में देखेंगे तो यूनिट जो आपको दी होगी, मान लीजिए ऐसे दी हुई है, -x किलो जूल पर मोल, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चंस में सब जगह इस तरह मिलेगा। अब बोले सर ये पर मोल का मतलब क्या है? तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2A गैस प्लस B गैस, इसने आपको कुछ रिएक्शन में 3C गैस कुछ ऐसे दे दिया, A B ने रिएक्ट करके C आपको दे दिया, और इस रिएक्शन में डेल्टा H इज इक्वल टू लिखा हुआ है -x किलो जूल पर मोल। तो बोले सर ये पर मोल किसका मोल लेना किसका है? ठीक है, तो अब इसको समझना, ये यही चीज कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, क्यों होते हैं मुझे नहीं समझ में आता, बट फिर भी एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे 2 मोल A के हैं, 1 मोल B से रिएक्ट करके 3 मोल C के बना दें, 2 मोल A के 1 मोल B के साथ रिएक्ट करके 3 मोल C के बना दें, 3 क्या, वहां 4 5 जो भी लिखा हो, ठीक है। हाँ, अगर वो इतना बना रहे हैं, तो हमारी जो डेल्टा H होगी इस रिएक्शन के लिए, वो क्या होगी? -x किलो जूल पर मोल। फाइन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने आपको दे दिया 4A प्लस 2B, गैसेस में ही है सब, गिव्स यू 6C गैस। फाइन। तो अब डेल्टा H क्या हो जाएगी? ध्यान से समझना। देखो, इस इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये नीचे वाली इक्वेशन बन रही है। आप 2 से 3 से n से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा H भी क्या होगा? -2x आ जाएगा, लेकिन यूनिट अभी भी क्या रहेगी? किलो जूल पर मोल। इसलिए कंफ्यूजन होता है, वो लिखा ऐसे ही जाएगा किलो जूल पर मोल, उसका कोई ऐसे नहीं है कि आपने A के कितने मोल लिए, B के कितने, बस वो रिएक्शन से आपको समझ में आएगा कि अगर फर्स्ट वाली रिएक्शन लिखी हुई है तो 2 मोल्स A 1 मोल B के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो 3 मोल C प्रोड्यूस करने में आपको -x किलो जूल